नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन यूनिट 1 पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम कला रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज सिनेमा कई श्रेष्ठ कलाओं का एक मिश्रित रूप है। इसमें आपने देखा होगा, जैसा हमने पहले भी बात करी थी, इसमें कई प्रकार की कलाएं आ जाती हैं, जैसे गीत हो गया, संगीत हो गया और नृत्य हो गया, इसमें अभिनय हो गया और जो डायलॉग डिलीवरी होती है, वो सब जितनी भी कलाएं हैं, ये सब सिनेमा के अंदर मिश्रित रूप से हमें देखने को मिलती हैं। कला रूप में सिनेमा की सैद्धांतिकी पर बात करने से पूर्व यहाँ कला शब्द से अवगत होना अत्य आवश्यक है। कला शब्द अंग्रेजी का प्राय आर्ट है। इस आर्ट शब्द से आशय साधारण शिल्प अथवा नैपुण्य विशेष लिया जाता है। यही कारण है कि बाद में कला शब्द छंद, समस्या पूर्ति, वाद्य, नृत्य, वास्तु निर्माण एवं मूर्ति शिल्प आदि के साथ जुड़कर एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराने लगता है। भारतीय चिंतन परा में कला शब्द का प्रयोग काम शास्त्र की 64 कलाओं में भी हुआ है। आपने कामा सूत्र के बारे में सुना होगा, उसमें जो 64 कलाएं दे रखी हैं, उसको भी एक तरीके से कला माना गया है भारतीय चिंतन में। इसलिए बहुत से विद्वान कला शब्द के प्रयोग से नाग भौं सिकोड़ते हैं। उनको लगता है कि जो कला शब्द है वो सिर्फ काम शास्त्र के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसलिए वे कला शब्द का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करते हैं। साहित्य या काव्य एक विधा है और कला उससे निरंतर उपविधा है। अतः भारतीय दृष्टि में साहित्य काव्य जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए कला शब्द का प्रयोग हल्का है। फिर भी कला अपने यथार्थ व व्यापक रूप में एक ऐसा मानवीय प्रयत्न है जो अपूर्ण एवं ससीम सृष्टि में प्रयत्न करता कलाकार को अपने आत्म की पूर्णता और असीमता का अनुभव कराकर उसे अलौकिक आनंद प्रदान करती है। जैसे कि आपको पता है कि कला जो है, उसके द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं। यह मानव जीवन मुख्यतः बहुत दुख में है, जैसे इंडियन फिलॉसफी में बातें होती है। इस दुख और दाह का निरसन व निराकरण कला की साधना के द्वारा ही आसानी से हो सकता है। अतः कला मानव मुक्ति हेतु मानव मन का एक अत्यंत सूक्ष्म सशक्त आविष्कार है। तो इसमें कला के बारे में भी बातें चल रही हैं। कला की अनुभूति होने से होने वाले सौंदर्य बोध या आनंद भूति के लिए 3 माध्यम है: शब्द, रूप और नाद। सिनेमा में शब्द, रूप और नाद का सुंदर समन्वित रूप अभिव्यक्ति पाई जाती है। तो यहाँ से सिनेमा की हम बात करते हैं कला के रूप में। इस प्रकार सिनेमा कला का नवीनतम रूप है। उसमें जैसे शब्द आ जाते हैं, जो डायलॉग ये सब होते हैं। रूप आ जाता है, उसमें सौंदर्य, जो भी प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उसमें जो भी अभिनय करता होते हैं, उन सब का सौंदर्य। नाद, उसमें जो भी संगीत इत्यादि होता है, उन सब को लिया जाता है। तो एक प्रकार से एक सामूहिक कला का एक रूप है सिनेमा। जहाँ अनेक लोगों के सामूहिक प्रयास से बना काव्य, वहीं सिनेमा बनाना एक कला भी है। क्योंकि आप देखते हो कि कई बहुत से डायरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन कुछ ही के पास ऐसी कला होती है कि वो एक अच्छा सिनेमा बना पाते हैं। सिनेमा को कला के रूप में प्रतिष्ठित करने में पश्चिम और पूर्व के मिलजुले प्रयासों की बड़ी भूमिका है। जैसे आपको पता होगा कि जो सिनेमा है उसका विकास ही पश्चिम में हुआ है, तो इसके जो बड़ी भूमिका है इसके विकास में, वो उसकी पश्चिम और पूर्व के देशों की बहुत ज़्यादा है। अन्य कलाओं की तरह सिनेमा भी देश काल, सामाजिक संरचना और व्यक्ति की समस्याओं से सीधे जुड़ा रहता है। आपने देखा हो कि जो हमारी 90s की मूवीज़ है, वो जैसे कि आपने राजेश खन्ना की कई मूवीज़ देखी होगी, जिसमें वे गरीबी इत्यादि के बारे में बताता है, घर की जो परिस्थिति है उसके बारे में बताता है। तो वह उस समय की जो हमारी भारतीय परिवार था, उसके रूप को दर्शाता है। उनकी कई मूवीज में ऐसा दर्शाया गया, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है। या आप 2 बीघा जमीन जैसी मूवीज देखेंगे, तो उसमें भारत की आज़ादी के समय की परिस्थितियों को दर्शाया गया, जब औद्योगिकीकरण के कारण जो हमारे देश के भारतीय किसान थे, उनके ऊपर जो भी चीज़ें बीती थी, उन्होंने कितना कुछ सहा था, उसके बारे में जो उनमें मार्मिक दृश्य उसमें जो दिखाए गए हैं, उन्हीं सब का प्रभाव हमें सिनेमा में देखने को मिलता है। आज हम जो सिनेमा देखते हैं, वह कोई चमत्कार या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं, बल्कि सिनेमा की खोज एक लंबे वैज्ञानिक आविष्कार का नतीजा है।
तो इसमें सिनेमा के बारे में बताया गया है कि हम डायरेक्ट ही सिनेमा पे नहीं पहुंचे हैं, उसमें भी हमें कई समय लगा है। सिनेमा ने सामाजिक यथार्थ को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। सिनेमा को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि सिनेमा समाज को गहराई तक भी प्रभावित करता है और खुद भी प्रभावित होता है। तो आपने सिनेमा को केवल अगर हम एक ही सिनेमा को मतलब कई तरीके से देखा जा सकता है, उससे समाज पे कई बार प्रभाव भी बहुत गहरा पड़ता है और उसमें कई बार समाज की जो बुराई होती है उसको भी काफ़ी अच्छे से दर्शाया जाता है। जैसे कई मूवियाँ हैं जो दलितों के ऊपर बनी है, जैसे बैंडिट क्वीन है, और और भी जैसे LGBTQ पे कई मूवीज़ बनी है। एक अलीगढ़ नाम से मूवी है, और जैसे अंतर जातीय विवाहों पे कई मूवीज बनी है, जैसे धड़क हो गई और मसान हो गई। और जो जाति पे बेस्ड जो मूवीज है, जैसे आपने मांझी देखी, मांझी दी माउंटेन मैन, और भी कई मूवीज है जो इस पे बनी। आर्टिकल 15 भी आपने सुना होगा। तो ये सब मूवीज जो है वे हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाती हैं, हमें हमारे समाज से अवगत कराते हैं कि हम कैसे समाज में रहते हैं, इत्यादि जो चीज़ें हैं वे सब इसमें आता है। सिनेमा को हमेशा मनोरंजन का माध्यम समझा गया, इसलिए गंभीर कला के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। एक समय के बाद सिनेमा ने यथार्थवादी फिल्मों का निर्माण कर इस तथ्य को तोड़ दिया कि सिनेमा मात्र व्यापार है। सत्यजीत रे, विमल रॉय, राज कपूर, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी आदि फिल्मकारों ने साबित किया कि सिनेमा व्यापार और व्यवसाय के साथ सामाजिक समस्या और संवेदनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम है। तो ये सब डायरेक्टर्स के नाम आते हैं। उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि सिनेमा केवल एक व्यापार और एक व्यवसाय नहीं है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह सामाजिक समस्याओं को और संवेदनाओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने और व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा अगर जैसे आपने देखा होगा कई भारतीय जो कुरीतियाँ हैं उसको भी दर्शाया जाता है मूवीज़ के माध्यम से। कई बार जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी लाइफ पे बेस्ड मूवीज़ होती हैं कि किस प्रकार से उन्होंने क्राइम करना चालू करा और इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि के बारे में। हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कई मूवीज़ बनती हैं, इत्यादि मूवीज़ जो समाज को अच्छी तरीके से, और जो हमारे मन में जो धारणाएं रहती है समाज को लेकर उसको क्लियर करने का काम भी मूवीज़ कई बार करती हैं। सिनेमा कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने समाज के तत्कालीन प्रभाव को सचित्र दिखाने में सक्षम है। अगर आप 1950s 1960s या 1990s की मूवीज़ देखेंगे और उस समय की तुलनाएं करेंगे, या उस समय का अगर कोई आप उस समय की पिक्चर्स ये सब, या उस समय की कोई न्यूज़ ये सब या आर्टिकल देखेंगे उस समय के, तो उस समय में आपको उसकी झलक मिल जाएगी मूवीज़ में भी। जैसे वेशभूषा हो गई, उस समय कैसे कपड़े पहनते थे लोग, उस समय भारतीय ग्रामीण जीवन कैसा था उसमें भी अच्छी प्रकार से दर्शाया जाता है। हालांकि जो 1960 के दशक की बहुत सी जो मूवीज़ बनती थी वे भारतीय ग्रामीण जीवन पर ही बनती थी। जैसे आपने राजकुमार की मूवीज़ देखी होगी, जैसे मदर इंडिया हो गई, और भी जितनी पुरानी मूवीज़ रहती थी उसमें जैसा ग्रामीण जो जीवन का चित्रण किया जाता था उसे हम देख सकते हैं। कला और सिनेमा का संबंध यूं ही विवादित नहीं है। दरअसल सिनेमा का एक बहुत बड़ा गुण मनोरंजन भी है, जबकि कला के बारे में बौद्धिक वर्ग का यह विचार है कि कला मानव जीवन की जीविका और मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि उसके मानसिक विकास का प्रमाण है। ये जब सिनेमा का कला और सिनेमा का संबंध में हम आलोचनात्मक टिप्पणी अगर आई करने को, तो उसमें हम ये बातें लिख सकते हैं कि उसके मानसिक विकास का प्रमाण है और उसके सृजनात्मकता का चरमोत्कर्ष भी ऐसा मानते हैं। जो बौद्धिक वर्ग है उसका मानना है कि जो कला है वे एक सृजनात्मकता और चरमोत्कर्ष के स्तर को दिखाता है हमारे। ये केवल मनोरंजन और जीविका का साधन ही नहीं है। तो और सिनेमा को जैसा कि हम कला के रूप में पढ़ते हैं, तो उसी का इसमें विवाद के रूप में दिखाया गया है हमें। आरंभिक समय में पत्थरों पर, फिर कागज पर, फिर कैनवास पर और फिर पर्दे पर सिनेमा ने अपने सामाजिक सरोकारों को हमेशा अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और उसे प्रदर्शित करने का साहस भी किया। तो इसमें से सिनेमा की व्यवहारिक समीक्षा हम करेंगे।
तो अपनी नवीन विचारधारा और क्रांति तेवर के कारण पूरे विश्व में जाने जाने वाले फ्रांस ने ही सिनेमा विधा को जन्म दिया। तो आपने पता होगा ल्यूमियर जो बंधु थे उन्होंने इस सिनेमा को आगे विस्तार करा। हालांकि इसकी जो शुरुआत थी वो इनसे भी पहले हो चुकी थी, बल्कि इन्होंने उसमें सुधार कर और अच्छे से प्रदर्शित करा, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा विख्यात है। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में पहली बार उन्होंने स्टेशन पर आ रही रेलगाड़ी, फैक्ट्री से छूटने के बाद घर जाने के बाहर आते मजदूर तथा बगीचे में पानी देते माली के चलचित्र प्रदर्शित किए। इन फिल्मों में स्थान, समय तथा परिवेश का प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण पूर्ण यथार्थ को जी लेने का एहसास कराता था। समाज की धड़कनें सिनेमा में साफ सुनी जा सकती हैं। तो वही बातें आ जाती हैं इसमें कि हम समाज का एक जो मार्मिक चित्रण है वे देखते हैं सिनेमा में। एक तरीके से ये आईने का भी काम करता है समाज को देखने का। सिनेमा समाज की गतिविधियों को व्यक्त करने में सबसे समर्थ माध्यम है। वह यहाँ साहित्य से अधिक प्रभावी माध्यम इसलिए साबित हो जाती है क्योंकि साहित्य किसी घटना का मात्र वर्णन कर सकता है, लेकिन जो सिनेमा है उसे सचित्र रूप से उसे दिखा सकता है, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। सिनेमा कला का एक ऐसा माध्यम है जो कई बार बनता बिगड़ता है। सिनेमा में खास बात यह है भी कि एक व्यक्ति द्वारा सृजित नहीं होता, बल्कि उसमें पूरा एक वर्ग काम करता है। सिनेमा पूरा तैयार होने तक कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरता है, लिहाजा उसके बनने में काफ़ी वक्त लगता है। आपको जैसे पता हो कि सिनेमा को बनने में काफ़ी समय लगता है, और उसकी जो शूटिंग्स ये सब होती है उसके कारण उसमें कई बार समय लग जाता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि साहित्यिक विधाएं एक बार छपने के बाद परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रख पाती, जबकि सिनेमा के यहाँ अंतिम कुछ नहीं होता। हिंदी सिनेमा की दुनिया मायावी है। यहाँ भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। इसकी पहली प्राथमिकता व्यवसाय है। यहाँ का मंत्र ही है, जो दिखता है वो बिकता है। आपने भी कई बार ये मुहावरा सुना होगा। सिनेमा एक बड़ा माध्यम है जिसमें पैसा बेहिसाब लगता है, इसलिए फिल्मकार की पूरी कोशिश होती है कि उसकी फिल्म टिकट खिड़की पर सफलता के झंडे गाड़े। तो इसमें यही सब बातें बताएंगे कि सिनेमा के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। सिनेमा में पैसा बेहिसाब होता है तो उससे जो इनकम जनरेशन होता है वो भी बेहिसाब होता है। आपने अभी कई मूवीज़ में देखा भी होगा जो मूवीज़ कम बजट की रहती है, लेकिन उनकी जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 7-8 गुना कई बार होती है। जितना उसमें लगा रहता है पैसा उससे कई गुना ज़्यादा रहता है। उसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े। हिंदी कथा साहित्य में अपार सफलता प्राप्त करने के बाद प्रेमचंद जीविका के लिए जब फिल्म, आपको पता होगा कि प्रेमचंद जो हमारे कथा सम्राट हैं, उनके बारे में आपने सुना ही होगा। 5th सेमेस्टर में भी आपने उनके बारे में जाना होगा और 4th सेमेस्टर में भी उनके बारे में जाना होगा। तो प्रेमचंद ने भी फिल्मों के लिए लेखन शुरू किया था, लेकिन बाद में क्योंकि वे जो प्रेमचंद थे वे समाज को बदलने के लिए ही अपना लेखन कार्य करते थे, लेकिन जब उन्हें सिनेमा की असंवेदनशीलता के बारे में पता चला तो धीरे धीरे उन्होंने सिनेमा के लिए लिखना छोड़ दिया। तो बस ये इनके बारे में बात थी। सिनेमा की दुनिया निर्मम है। जिसने उनकी शर्तों को अपना लिया, स्वयं को उसके हिसाब से ढाल लिया, उसने दौलत और शोहरत दोनों हासिल किए। कमलेश्वर इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तो कमलेश्वर कोई एक्टर होंगे तो उसके बारे में यहाँ बता रखा है कि कमलेश्वर हिंदी साहित्य के उन प्रतिभाशाली कथाकारों में से जिन्होंने सिनेमा के मानदंडों को कई बार अपने हिसाब से बदला भी, सिर्फ समझौता नहीं किया। तो ये लेखन का कार्य करते थे, राइटर थे। तो जैसा प्रेमचंद थे वे टिक नहीं पाए या उन्होंने छोड़ दिया इसको, लेकिन जो कमलेश्वर थे उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने समझौता भी किया और जो शोहरत और दौलत थी उन्होंने वो भी कमाई। सिनेमा एक ऐसी कला है जिसमें कई कलाओं का समन्वय भी होता है। अच्छी कहानी, सक्षम पात्र, प्रभावी फिल्मांकन, मनोरम और अर्थपूर्ण गीत संगीत, संपादन आदि से एक अच्छी फिल्म का निर्माण होता है। सिनेमा अपने तकनीकी कौशल और दृश्य विधान के कारण ही अन्य जन माध्यमों से अलग है और लोकप्रिय भी। सिनेमा में सिर्फ शब्दों की शक्ति नहीं बल्कि चित्रों का भी प्रभाव पड़ता है।
फिल्म और साहित्य आलोचक विजय अग्रवाल ने अपनी किताब सिनेमा की संवेदना में सिनेमा के प्रस्तुतिकरण के 3 बिंदुओं द्वारा सटीक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो उन्होंने सिनेमा के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं। तो ये बहस का विषय, तो इसमें उन्होंने अपने विचार ही बताए हैं यहाँ पर। और बाकी के यहाँ पे जो एक प्रश्न है, और सामाजिक यथार्थ और सिनेमा। विश्व सिनेमा के परिदृश्य पर हिंदी सिनेमा की छवि अभी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन समानांतर सिनेमा, जिसे कला सिनेमा, यथार्थवादी सिनेमा भी कहा जाता है, ने कुछ अर्थपूर्ण फिल्मों द्वारा भारतीय सिनेमा की छवि को स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो समानांतर सिनेमा है या जो यथार्थवादी सिनेमा, वे जो फिल्में बनाते हैं वे समाज को लेकर ही बनाते हैं। उनमें वे व्यवसाय को कम और समाज को ज़्यादा केंद्र में रखते हैं। तो इसमें जो बहुत चर्चित पत्रिका माधुरी के संपादक अरविंद कुमार ने समानांतर सिनेमा का नामकरण करा। व्यावसायिक और मनोरंजन प्रधान फिल्मों के समानांतर किसी सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्मों को समानांतर सिनेमा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताई गई कि सामाजिक मुद्दे पर जो भी फिल्में बनती हैं उन्हें समानांतर सिनेमा कहा जाता है। हिंदी सिनेमा का आरंभिक इतिहास देखें तो फिल्मों के प्रति समाज का जो सम्मोहन था वो जादुई था। लोग भागते दौड़ते चित्रों को उत्सुकता से देखते थे। धार्मिक पौराणिक कथाओं को लेकर भी जो भी फिल्में बनती थी उनका समाज में बहुत प्रभाव पड़ता था। आज़ादी के बाद जितनी भी फिल्में बनी आम आदमी की पीड़ा व्यक्त करती थी, जैसे 2 बीघा ज़मीन, धरती के लाल, आवारा, और जो इसमें बातें बताई गई हैं, नया दौर, और भी जो भी इसमें मूवीज़ थी, मदर इंडिया, जिस देश में गंगा बहती है, रोटी कपड़ा और मकान मूवी आपने देखी होगी, जो बहुत अच्छी मूवी है। जैसे फिल्में सामाजिक सरोकार के कारण लंबे समय तक दर्शकों को प्रभावित करती रहीं। समानांतर सिनेमा की शुरुआत आंदोलन के रूप में 70 के दशक में हुई। हिंदी और बांग्ला फिल्मकारों ने मिलकर के समानांतर सिनेमा को दिशा दी। सत्यजीत रे, मृणाल सेन और मणिकौर, श्याम बेनेगल जैसे जो फिल्मकार थे उन्होंने इसको स्थापित किया। अर्थपूर्ण सिनेमा का आरंभ तो 50 के दशक में ही हो चुका था, लेकिन उसे समानांतर सिनेमा के सांचे में ढालने में जो 2 दशक का समय लग गया, 70 के दशक में समय लग गया। जो इसमें 70 के दशक के बाद, मतलब शुरुआत उसकी 50 के दशक में हो चुकी थी, लेकिन 70 के दशक में ये और ज़्यादा उभर के सामने आया। तो इसमें जैसे बताया गया कि भारत में अर्थपूर्ण सिनेमा की शुरुआत बंगाल से मानी जाती है। बंगाल भारत का वह हिस्सा है जहाँ के लोग कला, साहित्य और संस्कृति के प्रति अधिक जागरूक है। आपने बंगाल के बारे में सुना कि अंग्रेज़ों के समय भी उसका बहुत महत्व था। जो हमारी पहली राजधानी थी वे कलकत्ता में ही थी। मृणाल सेन और ऋतुपर्णा घोष हो गया, फिर सत्यजीत रे हो गया आदि ने फिल्म सोसाइटी का निर्माण कर सिनेमा की एक नई धारा को शुरू करा। और दक्षिण के फिल्मकार सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन का जरिया मानते थे। फिल्म को मात्र मनोरंजन वाले देश में नहीं फिल्मकारों ने ऊर्जा दी। इनका मानना था कि सिनेमा सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहली बार सिनेमा को शिक्षा से जोड़ने की पहल हुई, जिसके परिणामस्वरूप 1960 में पुणे जो था वो देश का पहला फिल्म शिक्षण संस्थान बना। तो 1960 में जो प्रथम फिल्म शिक्षण संस्थान की स्थापना पुणे में की गई। बांग्ला और हिंदी के कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने इस संस्थान से जुड़कर फिल्म में रुचि रखने वाले युवाओं को तैयार किया। इसमें जैसा बताया गया कि युवा पीढ़ी हिंदी सिनेमा के केंद्र में रही। सिनेमा की कहानी में और भी देखने वालों में भी, क्योंकि हिंदी जो सिनेमा और अभी के समय में युवाओं को केंद्र में ही रख के फिल्में बनाई जाती हैं। जो चीज़ युवाओं को ज़्यादा पसंद होती है या जो युवाओं के बीच में चर्चा का विषय रहता है, उसी के ऊपर मूवीज़ ज़्यादा बनाई जाती हैं। चाहे वो साइंस फिक्शन मूवीज़ हो या फिर थ्रिलर मूवीज़ हो या हॉरर मूवीज़ हो, उन्हीं सब विषयों पे ज़्यादा मूवीज़ बनाई जाती हैं। या अब समाज से संबंधित भी मूवीज़ कहीं बनाई जाने लगी हैं, और क्रिमिनल्स की लाइफ या फिर जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनके ऊपर भी कई मूवीज़ बनाई जाने लगी, कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती हैं।
तो ये सब जो युवा पीढ़ी है उसको केंद्र में रखकर ही बनाई जाती है, क्योंकि युवा पीढ़ी देखने वाले क्योंकि भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या भारत में है, तो इसलिए पैसा कमाने का जरिया भी युवा ही है। क्योंकि फिल्मकार इस सच्चाई से अवगत हैं, इसलिए उन्होंने युवाओं के प्रति ईमानदारी बरती। आज जो लोग फिल्म बना रहे हैं उनके केंद्र में भी युवा पीढ़ी ही है। जैसे थ्री इडियट्स, रंग दे बसंती, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, दिल दोस्ती, एक्स्ट्रा आदि फिल्में युवा मन को छूने वाली हैं। और इसमें अब बात आती है सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र, कि सिनेमा की भाषा वो कैसी है। भाषा भाव अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। जैसा आपको पता हो कि भाषा क्यों आवश्यक होती है। सामान्यतः भाषा सांकेतिक, मौखिक और लिखित होती है। सिनेमा में इन सभी भाषा का समेकित रूप से प्रयोग होता है। जैसा कि उसमें लिखित भी होती है, सांकेतिक भी होती है और मौखिक भाषा भी होती है। तो जैसा कि आपको बताओ, पहले का जो हमारा सिनेमा था वो मूक होता था, उसमें भाषाएं बोली नहीं जाती थी। लेकिन जब इसमें भाषाओं का उपयोग चालू हुआ तो इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा देखने को मिला। सिनेमा की भाषा एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुई, वही वह भी एक देश के लिए जहाँ 4 कोस का पर पानी और 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। जैसा भारत में कहा जाता है कि यहाँ पर अब तो शायद ये बात प्रासंगिक नहीं है, लेकिन 90 या 50 के दशक में कहा जाता था कि यहाँ पर 4 कोस पर पानी और 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। मतलब पानी का टेस्ट और जो बोली है, भाषा है, वो भी बदल जाती है। लेकिन तब भी हमारे देश में जो सिनेमा है उसने इतनी विविधता होने के बावजूद बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रस्तुत करा। जो विविधता है उसको कभी भी अलगाव में होने नहीं दिया। सिनेमा में सवकता के कारण सिनेमा की एक पृथक भाषा, जिसमें गीत, संगीत, ध्वनि ने सिनेमा भाषा को रूप और आकार प्रदान किया। सिनेमा की भाषा का अपना समाजशास्त्र होता है। आरंभिक दौर में फिल्मों की भाषा लोक से जुड़ी हुई थी, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग अशिक्षित थे। अशिक्षा के कारण फिल्में आम भाषा में ही बनती थी, जिससे आसानी से उसे दर्शक तक पहुंचाया जा सके। जैसा आपको पता होगा कि उस समय की जो फिल्में होती थी वो हिंदी में होती थी, उसमें किसी भी तरीके का अंग्रेजी शब्द उपयोग नहीं किया जाता था। हिंदी और भोजपुरी यही 2 भाषाएं होती थी जो उस समय बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती थी। और अभी भी कई मूवीज में सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। बॉलीवुड मूवीज की अगर बात करूँ तो उसमें कई बार इंग्लिश के ही केवल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब देखने वाला शिक्षित वर्ग उससे बहुत अधिक है। किसी भी कला की भाषा उसके विकास और विनाश का रास्ता तय करती है। समाज जैसे जैसे बदलता है, समाज की भाषा भी बदलती है। पिछले 2 दशकों में सिनेमा की जो भाषा है उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इस भाषा को बाजार की भाषा कहते हैं। सिनेमा जैसे कला माध्यम में बहुत गरीबों में होकर बहुत दिनों तक नहीं टिका जा सकता। भारत बहुत सांस्कृतिक और बहुभाषी देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। सांझी सांस्कृतिक विरासत को यहाँ जीवंत रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे जो भाषाएं हैं वे सिनेमा की जो भाषा है उसमें अब परिवर्तन आया है। पहले कितनी शालीनता वाली भाषा होती थी, लेकिन अब उसमें जो परिवर्तन आया है वो बहुत विडंबनापूर्ण है। उसमें अभद्र शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अश्लीलता का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, गाली गलौज बहुत बढ़ चुकी है। भारत बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। साझी सांस्कृतिक विरासत को यहाँ जीवंत रूप में देखा जा सकता है। सैकड़ों वर्ष मुगलों का यहाँ शासन रहा, जिससे उर्दू और फारसी भाषा यहाँ के जन समुदायों में रच बस गई। इसलिए यहाँ पे जो भारत है उसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू और फारसी बोली जो है वो भी बोली जाती है। और हिंदी भी बोली जाती है। उसका मिला जुला रूप आपको देखने में मिल सकता है मुगले आजम में, जैसे कि आपने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग उसमें किया गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मूवी जो है वो प्रख्यात हुई थी, उस काफ़ी फेमस हो गई थी वो मूवी भी। भारत में स्वयं 2000 भाषाएं बोली जाती थी, जिनमें से 1600 भाषाएं अभी भी दर्ज है, मतलब प्रयोग में है। हर भाषा की अपनी असीमता होती है। सभी भाषाएं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी कई भाषाएं वो अब विलुप्त हो चुकी हैं। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक हमने नाम तक नहीं सुना है, उसके बारे में पता ही नहीं, लेकिन वो भी बोली जाती हैं भारत के अंदर।
सबसे ज़्यादा स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। भूमंडलीकरण ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। आपको पता है जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उस पर, क्योंकि ये जब बाहर के देश की कंपनी आएगी इंडिया में तो उन्हें इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा लोग चाहिए होंगे ताकि वो उनका काम कर सकते, जिस कारण से हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। पूंजीवाद का नया रूप इसी के द्वारा सामने आया है। भूमंडलीकरण के आगमन से आर्थिक संपन्नता तो आई, लेकिन पारंपरिक चीजों के लिए चुनौती बन गई। भूमंडलीकरण ने पुरातन चीजों को चुनौती दी। हम फोन पर अपनी आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन उससे जो भावनात्मक दूरी बढ़ी है उसका अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब हमारे पास स्मार्टफोन्स तो आ गए हैं जिनसे हम वीडियो कॉल तक कर सकते हैं, लेकिन जो एक फीलिंग आती है साथ में बैठकर बात करने की वो वीडियो कॉल से दूर नहीं हो पाती है। जैसे कि यहाँ पे ठंडा मतलब कोको कोला बताया गया है, कैडबरी का मतलब कुछ मीठा हो जाए जैसा कि दिखाया जाता है हमें। इससे हमारे जो भारतीय मिष्ठान है उनको भी धीरे धीरे धक्का लगा है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे घरों में पैठ जमा रहे हैं। जहाँ पे हम ठंडा का मतलब हम शरबत समझते थे, घर में जो शरबत बनाया जाता था वही अब ठंडा मतलब कोको कोला समझा जाने लगा है। और कुछ मीठा हो जाए जैसा खीर हलवा या कोई भी मिठाई बनती थी जो हमारे घरों में, उसकी जगह अब कैडबरी को यहाँ पे ज़बरदस्ती ग्लोबलाइजेशन के कारण घुसेड़ा जा रहा है। और भी इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपने अब जो भारत में पानी की कमी हो रही है उसके बारे में भी आपने देखा होगा, लेकिन जो बिस्लेरी की बोतल होती है वो इस तरीके से दिखाई जाती है कि उसका पानी बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होके आता है और बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पानी वही रहता है, बस उसे पैक कर दिया जाता है। और इसका कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुनाफे पर होता है। भूमंडलीकरण में भूमंडलीकरण के दौर में देशज भाषाओं की बंदिश खत्म हुई। अनुवाद के द्वारा भिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्में दूसरी भाषाओं में डब होकर एक दूसरे तक पहुंचती हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि भूमंडलीकरण के कारण जो हमारी अनुवाद है उसमें वृद्धि हुई है। अब भारतीय भाषाओं की कई फिल्में हम दूसरी भाषाओं में डब कर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा कोरियन मूवीज़ या जापानीज़ मूवीज़ या जो स्पेनिश मूवीज़ है या वेब सीरीज़ है या इंग्लिश मूवीज़ है और या वेब सीरीज़ है, उन सबको अब डब करके हिंदी में या अन्य भाषाओं में भी उनको निकाला जाता है। पोर्टुगीज़ की जो मूवीज़ रहती हैं उन सबको भी हिंदी या इंग्लिश में डब करके प्रस्तुत किया जाता है। तो तकनीक का जो विकास है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तकनीकी माध्यम द्वारा सिनेमा नई भाषाओं को गढ़ रहा है। तेलुगु तमिल मराठी असमिया अंग्रेजी फिल्में हिंदी भाषा में डब होकर प्रदर्शित हो रही हैं। इधर कुछ वर्षों में भोजपुरी पंजाबी तमिल तेलुगु भाषाओं का भी बाजार बढ़ा है। जैसा कि आपको बताओ कि भोजपुरी का उपयोग भी बहुत ज़्यादा फिल्मों में होने लगे हैं। सिनेमा भी उन भाषाओं को चुनकर फिल्म में स्वाद में नमक जितना लोकल भाषा डालता है। जैसे भोजपुरी का आप प्रयोग देखते होंगे कि आपने जब भोजपुरी मूवीज में देखी होगी तो टोन सबकी एक ही रहती है, लेकिन उसमें जो भाषा होती है वो हिंदी रहती है, बस टोन में भोजपुरी उसको कर दिया जाता है। देखते ही देखते भोजपुरी सिनेमा की बिकाऊ भाषा बन गई। पीके फिल्म का वह दृश्य जिसमें आमिर खान राजस्थान में एक लड़की का हाथ पकड़ जिस भाषा को अपने अंदर स्थानांतरण करते हैं वह भोजपुरी होती है। वह यह अनायास नहीं हुआ, क्योंकि भोजपुरी इस दौर में लोकप्रियता का नया मानदंड स्थापित करने वाली भाषा बनी है। लिहाजा सिनेमा ने उसका फ़ायदा उठाने के लिए फिल्म बना दी। भोजपुरी के साथ एक और भी चीज़ है कि वह हिंदी व्याकरण के भी करीब है, इसलिए ठेठ भोजपुरी ना बोलकर टोन भी भोजपुरी वाली रखी जाए, तब भी दर्शक उसे भोजपुरी ही समझेंगे। हालांकि दर्शकों तक को पता नहीं होता कि भोजपुरी कैसे बोली जाती है। तो इसमें क्योंकि भोजपुरी या जो बिहार की कई भाषाएं जैसे मैथिली हो गई और मगही भाषा होगी वो सब हिंदी व्याकरण के काफ़ी करीब हैं, तो जो हिंदी भाषी व्यक्ति है वो उसको आसानी से समझ सकता है। और हिंदी भाषा जो है उसको भी भोजपुरी बोलने वाला आसानी से समझ सकता है, इसलिए दोनों भाषाओं की अदला बदली कर दी जाती है। टोन को बस चेंज कर देने से जिसको पता नहीं कि भोजपुरी कैसे बोली जाती है उसको लगे कि यही भोजपुरी है। इस संदर्भ में जरा 80 के दशक में जाकर फिल्म नदिया के पार का व्यावसायिक व्याकरण समझना होगा। 80 के दशक में जिन फिल्मों को देखने लोग बार बार सिनेमा घरों में कि उसमें नदिया के पार
आपने नदिया के पार के बारे में सुना ही होगा, इस मूवीज को आपने कई बार देखा भी होगा। और ज़्यादातर जो यूपी और बिहार के लोग हैं उनके बीच में ये मूवीज काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती थी, और हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये मूवी काफ़ी लोकप्रिय रही है। सेंसर बोर्ड ने उसे हिंदी सिनेमा के अंतर्गत पास किया, लेकिन उसे भोजपुरी का सिनेमा कहकर प्रचारित किया गया। यह सिनेमा के समाज शास्त्र का भाषाई हथियार है। भूमंडलीकरण के बाद यह प्रक्रिया और तेजी से बढ़ी है। निर्देशक और निर्माता बड़ी चालाकी से हिंदी को केंद्र में रख के लोकल भाषाओं का सम्मिश्रण कर फिल्म का निर्माण करते हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में देशी यानी लोकल भाषा का अपना महत्व है। निर्देशक दर्शकों को फिल्म की संवेदना तक ले जाने के लिए वही की भाषा चुनते हैं जहाँ की कहानी है। जैसे बिहार की अगर कोई कहानी है तो वही की भाषा चुनते हैं। आपने वेब सीरीज देखी होगी खाकी द बिहार चैप्टर, तो उसमें जो भाषा है उसको हिंदी रख सकते थे, लेकिन बिहार की भोजपुरी भाषा इसलिए रखी क्योंकि वे कहानी वहीं की है। जैसे पंजाबी कोई मूवी है तो चाहे टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसको रखेंगे ही रखेंगे। सिनेमा स्वयं में एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो समाज के उन लोगों भी संवाद करती है जो भाषा का मर्म भी नहीं समझते। सिनेमा की पहुंच समाज के प्रत्येक वर्ग तक है। भरे भवन में होत है नैनन की ही सो बात की उक्ति इस फिल्म द्वारा चरितार्थ होती है। कि जैसे इसमें बताइए कि सिनेमा की भाषा को नहीं समझता वहाँ उसके पास भी सिनेमा की पहुंच हो जाती है, क्योंकि वह चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझ सकता है। भाषा ही वह माध्यम है जो फिल्मों को सीधा दर्शकों से जोड़ती है। अगर फिल्म की भाषा दर्शकों से सीधा संबंध स्थापित नहीं कर पाती तो अच्छी पटकथा और निर्देशन होने के बावजूद भी फिल्में पिट जाती है। जैसे आपने अब के समय में जो फिल्में बनती हैं उनको आप अगर अपने दादा दादी के साथ बैठेंगे तो वो उस फिल्म को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे, या उस फिल्म की जो भाषा है, कई बार जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनका जो प्रयोग बहुत ज़्यादा अधिकता में किया जाता है, जिस कारण से वे उस कहानी से या उस फिल्म की जो मूल बात होती है उसको समझ नहीं पाते और वे उस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते। तो ये दर्शकों ये भी एक तरीके से ये कारण भी है कि दर्शक जो अच्छी कहानी वाली फिल्में भी रहती है वो भी दर्शक नहीं देखते हैं। जैसे इसमें रज़िया सुल्तान हेमा मालिनी की मूवी है, कमाल अमरोही द्वारा निर्देशित। जो इसकी लागत थी वे लाखों में थी। इसकी जो कहानी थी वो भी अच्छी थी, लेकिन ये दर्शकों के साथ सीधा तालमेल नहीं बना पाई थी। भाषा की जटिलता से रज़िया सुल्तान और जैसे महत्वपूर्ण फिल्म आम दर्शकों तक पहुंचने में असफल हो जाती है। वही मुगले आजम जैसी फिल्में उर्दू और फारसी के शब्दों के प्रयोग के बावजूद भी सफलता के आसमान छू जाती है। कारण स्पष्ट नजर आता है कि इस फिल्म में कमाल अमरोही ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जो भारतीय जनमानस को अपनी भाषा आसानी से जोड़ देती है। एक उदाहरण हमें हाल ही में फिल्म काइट्स में देखने को मिलता है। ऋतिक रोशन एक विदेशी बालक की प्रेम कहानी पर बनी ये फिल्म दो अलग अलग भाषाओं के प्रेमियों के बीच पनपे प्यार की दास्तां है। और भी कई मूवीज आप देख सकते हैं, टू स्टेट्स हो गई, ये सब मूवीज है जो इस बारे में चीज़ें बयां करती हैं भाषाई विविधताओं को, और बताती हैं कि किस प्रकार से केवल अगर भाषा ठीक से तालमेल नहीं बना पाती दर्शकों से तो कहानी या पटकथा चाहे कितने भी अच्छी हो मूवीज नहीं चलेंगी। सिनेमा में कई तरह के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ करण जौहर यश परिवार है जो बड़े बैनर और बड़े स्टार के साथ विदेशों में फिल्में शूट करती है, जिनके हीरो हीरोइन ठीक से हिंदी बोलना तक नहीं जानते हैं। तो आपने इनके बारे में सुना ही होगा, करण जौहर हो गए और यश परिवार, यश चोपड़ा, ये सब हो गए। तो जो उन सब की जो फिल्में होती हैं जो विदेशों स्पेन इत्यादि में जाकर, लंदन इन सब में जाकर वो लोग शूट करते हैं, और उसको उनके जो हीरो हीरोइन होते हैं उनको कई बार हिंदी जो उन्हें ठीक से बोलनी नहीं आती है, उन्हें भारत देश के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो इसमें बात बताई गई है। लेकिन दूसरी ओर जो अनुराग कश्यप है, तिग्मांशु धूलिया है और सुजीत सरकार है, वे अर्थपूर्ण मूवीज ही बना रही हैं, लेकिन वो भी व्यावसायिक सिनेमा में ही आ जाता है। उनकी जो भाषा होती है सिनेमा में वो हिंदुस्तानी भाषा का चयन करते हैं, वो जिसमें एक दो अंग्रेजी के शब्दों को भी वे लोग यूज कर लेते हैं। ऐसी फिल्म को निर्माण इसलिए किया जाता है जिससे उसे पूरे भारत में दिखाया जा सके। ऐसी फिल्में के ना पात्र लोकल होते हैं ना भाषा, वह कहाँ के होते हैं यह भी नहीं बताया जाता। जैसे बाहुबली, बजरंगी भाईजान,
क्रिश रोबोट जैसे फिल्मों की भाषा सम्राट समाज के लिए होती है, जो अपनी विषय वस्तु की रोचकता के कारण प्रत्येक वर्ग को आकर्षित तो करती है, लेकिन ये आकर्षण जब बढ़ जाता है तो भारतीय भाषाओं के खाने के खोने का खतरा बना रहता है। कलाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की भाषा के विकास में अपनी भूमिकाएं निभाएं। फिल्म जिस तरह से मिलावटी भाषा का प्रयोग कर रही है, उसमें किसी एक भाषा की महक नहीं रह गई। सिनेमा को हिंदुस्तानी भाषा के परिधि में रहकर ही उचित प्रयोग करना होगा, क्योंकि अगर इसमें मिलावट ही होती रही तो धीरे धीरे क्या पता जो हमारे देश की मूल भाषा है वे गायब ही हो जाए। और जो मिलावटी भाषा, जैसे आपने देखा होगी जो मूवीज है उसमें इंग्लिश और हिंदी का जो प्रयोग है वो बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से वे दर्शकों को पसंद तो आ रही है, लेकिन जो इससे भाषा की विविधता है उसमें बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास भी ठीक से नहीं हो रहा है, ना लोग अंग्रेजी ठीक से मतलब सीख पा रहे हैं उससे। तो इससे क्या होगा कि मिली जुली जो भाषा रहेगी उसी में मिक्स होकर रह जाएंगे, ठीक से कोई भी भाषा नहीं बोल पाएगा। हिंग्लिश जैसा उपयोग किया जाता है आजकल की मूवीज में, उसे हिंग्लिश बोला जाता है। जिस टाइप की भाषा का प्रयोग किया जाता है बायलिंगुअल जिसे कहेंगे हम। विश्व सिनेमा के विख्यात हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन ने बिना संवादों के ही अपनी सारी क्रियाओं से वर्षों तक लोगों के दिलों पर राज किया, जो आज भी बरकरार है। तो अब आज भी अगर चार्ली चैपलिन को देखो तो आपको हंसी आ जाएगी। तो भारतीय सिनेमा का आरंभ ही मूक फिल्मों से होता है, जिसमें स्वयं को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा के सिवाय कोई माध्यम नहीं था। बाद में हिंदी सिनेमा में पुष्पक जैसी प्रयोगवादी फिल्में बनी, जिसमें संवाद बिल्कुल थे ही नहीं। फिर भी पूरी फिल्म में दर्शक स्वयं को हंसने से रोक नहीं सके। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, जिसमें हम निष्कर्ष पे आते हैं कि समग्रतः सिनेमा कई कलाओं का सम्मिश्रित कला रूप है। शुरू में सिनेमा फिल्म की शुरुआत फ्लिकर्स के रूप में हुई, जैसे शॉर्ट फिल्म के रूप में हुई। छोटी छोटी जैसे एड्स होती है 10-20 सेकंड की, उसके रूप में हुई। लेकिन फिर जैसे जैसे कैमरा और तकनीक का विकास होता गया यह बढ़ता ही चला गया, और फिर इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे यहाँ पे बताइए कि सिनेमा की भाषा कमरे प्रकाश ध्वनि के रूप में अन्य किसी भाषाई रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित होते हैं। और यह कमरे प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि का ही कमाल है कि चेन्नई एक्सप्रेस को जहाँ तमिल न जानने वाले हिंदी भाषा भाषी भी समझता है, वही तमिल भाषा भाषी इसे देखकर सहज रूप से आनंदित होता है। और यह सिनेमा की भाषा के एक पृथक समाजशास्त्र को प्रकट करता है। सॉरी। सिनेमा में भाषा भाषा के हिंदी अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषा विचार एवं सांस्कृतिक परिवेश के दायरे को तोड़कर पूर्णतः मानव मात्र की संवेदना बन जाती है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रश्न है, साहित्य और सिनेमा में क्या संबंध है, सिनेमा की भाषा और समाज का क्या संबंध है। तो इसमें आप बता देंगे कि सिनेमा की भाषा जो है वो समाज को किस प्रकार से प्रदर्शित करती है, समाज को किस प्रकार से दर्शाती है और समाज को किस प्रकार से जोड़ने का कार्य करती है सिनेमा के साथ। और कला के रूप में सिनेमा की व्याख्या, इसमें आप थोड़ा इसकी आलोचना भी कर सकते हैं जो विचार दिए जाते हैं। साहित्य और सिनेमा की भाषा में क्या अंतर है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से साहित्य उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन सिनेमा को बदला भी जा सकता है। और सिनेमा में जो साहित्य है उसमें हम उसका जो प्रभाव है वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता जितना कि सिनेमा में हो सकता है। तो ये सब बातें हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको और ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोस आने वाली हैं इससे रिलेटेड। और और जो फोर्थ सेमेस्टर की एजुकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे सिक्स सेमेस्टर की। तो अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।